अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर तक बेटा हमने बोहर की एप्लीकेशंस के ऊपर वर्किंग कर ली। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस लेक्चर का, इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा? उसके लिए आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट को समझना पड़ेगा। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है? वाइट लाइट जो आपकी होती है, सन से जो लाइट आ रही है आपकी वाइट लाइट, उसको जब आप प्रिज्म से पास करते हो तो वो उसके बाद 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस फिनोमिना को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये जो आपको बैंड ऑफ कलर्स मिले, ये बेटा कहलाता है आपका स्पेक्ट्रम। सही। आपने मैट्रिक में प्रैक्टिकल में किया होगा, प्रिज्म का प्रैक्टिकल करते हो तो उसमें आपने देखा होगा प्रिज्म को जब भी वाइट लाइट के सामने रखते हो तो वो पीछे कुछ कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो वाइट लाइट का इस तरह से कलर्स में स्प्लिट होना, कलर्स में डिस्पर्स होना, ये चीज़ आपकी कहलाती है बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और वो जो कलर्स आपको मिलते हैं बेटा, बैंड ऑफ कलर्स जो आपको मिलते हैं, वो कहलाता है स्पेक्ट्रम। सही है। तो स्पेक्ट्रम कहते हैं बैंड ऑफ कलर्स को। अब 2 तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं हमारे पास। एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है और दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब कंटीन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं ज़रा। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम जिसमें कलर्स के बीच में कोई सेपरेशन ना हो, कलर्स के बीच में कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन ना हो। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कलर्स के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, तो ये आपका कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है। जैसे एग्जाम्पल ले लो रेनबो की। रेनबो, बारिश के बाद रेनबो आपने देखा होगा, तो उसमें देखा होगा 7 कलर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं और उनके बीच में कोई गैप, कोई सेपरेशन नहीं होती। वो बेसिकली क्या होता है, सूरज की जो रोशनी है, वो बारिश की जो बूंद है वो प्रिज्म का काम कर जाती है। तो जब सूरज की रोशनी उसमें से पास होती है तो उसके पीछे वो जो लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, तो वो कुछ टाइम तक आपको नजर आता है। तो रेनबो आपकी कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल हो गई, जिसमें कलर्स के बीच में कोई सेपरेशन, कोई गैप या कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होती। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बेटा उन बॉडीज से बनता है, उन सोर्सेज से बनता है जो कंटीन्यूअस एनर्जी रेडिएट करती हैं। जैसे मैंने कहा रेनबो बनता है सूरज की रोशनी से बनता है। अब सूरज जो है वो कंटीन्यूअस एनर्जी इमिट कर रहा है, कंटीन्यूअस एनर्जी रेडिएट कर रहा है, कंटीन्यूअसली उस पर फ्यूजन प्रोसेस होते रहते हैं, धमाके होते रहते हैं, एक्सप्लोजन होते रहते हैं, जिससे कंटीन्यूअस एनर्जी निकलती रहती है। जब भी वो एनर्जी निकल के हम तक आती रहती है, तो उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन, कोई कलर्स के बीच में सेपरेशन नहीं होती, वो आपका कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है। जबकि वो बॉडी जो कंटीन्यूअस एनर्जी नहीं निकालती, जैसे कि अपने एटम में पढ़ा, बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, बोहर क्या कहता था कि एटम से कंटीन्यूअस एनर्जी नहीं निकलती, कंटीन्यूअसली इलेक्ट्रॉन अपने शेल में घूमते रहते हैं, तब तक वो एनर्जी नहीं निकालते। एनर्जी कब निकालते? जब सिर्फ हायर से लोअर। एनर्जी का चेंज उस वक्त आता है जब 2 शेल के बीच में ट्रांजिशन होता है। लोअर से हायर में जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। तो ये काम कंटीन्यूअसली नहीं हो रहा, तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनता, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है जिसमें कलर सेपरेट हुए हुए हों लाइन ऑफ डिमार्केशन से। जैसे देखो बेटा, वॉयलेट कलर है, उसके बाद बीच में थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है, फिर ब्लू का कलर आपको नजर आ रहा है, फिर गैप अच्छा खासा, फिर ग्रीन है, और फिर ग्रीन के बाद काफ़ी गैप से रेड है, यानी बीच के कुछ कलर गायब हुए हुए। वॉयलेट के बाद इंडिगो नहीं है, ब्लू है, सही है, फिर ग्रीन है, ग्रीन के बाद येलो, ऑरेंज वगैरह नहीं है, रेड है। तो कहने का मकसद ये है कुछ कलर्स इसमें गायब होते हैं, तो जो कलर्स गायब होते हैं उनकी जगह पे गैप आ जाता है। उस वेवलेंथ की लाइट आपको नहीं मिली है तो बीच में गैप आ जाएगा, बीच की कुछ
रेंज की जो चीज़ है वो आपकी गायब हो गई है। जब वो गायब हो गई है तो उसके बीच में क्या होगा, गैप होगा। उन ऑब्जेक्ट से निकलता है जो कंटिन्यूस एनर्जी नहीं निकालते। फिंगरप्रिंट होता है किसका, एलिमेंट का, क्योंकि एलिमेंट में से, एटम में से आपका जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस एनर्जी नहीं निकालता। अब लाइन स्पेक्ट्रम जो है ना बेटा, वो दो तरह का होता है, एक इमेजन स्पेक्ट्रम होता है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। नाम से ही पता चल रहा है, जब एटम एनर्जी इमिट करेगा, आपने एटम को एनर्जी एक्साइट किया, उसको हीट वीट करके, तो उसका इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट पे चला गया। अब हायर से वापस लोअर में आएगा, जाहिर सी बात है। तो फिर वो एनर्जी इमिट करेगा, लाइट इमिट करेगा, कलर्स इमिट करेगा। उन कलर्स को आपने पास करा दिया प्रिज्म से, और प्रिज्म से पास कराने के बाद जब आपने उसको देखा, स्टडी किया, तो जाहिर है एटम से मिल रहा है, तो लाइन स्पेक्ट्रम होगा, क्योंकि वो लाइट को इमिट कर रहा है, कलर्स को इमिट कर रहा है, तो इमेजन स्पेक्ट्रम होगा। इमेजन स्पेक्ट्रम में ये होता है, आपका जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है और लाइंस ब्राइट होती हैं, क्योंकि क्या किया, एटम ने बेटा कलर्स को इमिट किए, लाइट को इमिट किए, कुछ कलर्स इमिट किए। तो जो कलर्स इमिट किए वहाँ पे तो वो कलर नज़र आ जाएंगे, मगर बाकी जगह पे जो कलर उसने इमिट नहीं किया वहाँ पे अंधेरा होगा। तो इमेजन स्पेक्ट्रम हम उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं जिसमें आपका बैकग्राउंड डार्क होता है। सही, मतलब आपका बैकग्राउंड पे कुछ नहीं था, आप उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे, एटम से लाइट निकली, आप उसको स्टडी करो, देखने के लिए किस तरह का उसका बिहेवियर होता है। तो बैकग्राउंड डार्क था, एटम ने कुछ कलर्स इमिट किए, तो जो कलर्स इमिट किए वो आपको नज़र आएंगे, बाकी जगह पे डार्कनेस होगी। तो बैकग्राउंड डार्क हो और आपका लाइंस ब्राइट हो तो वो इमेजन स्पेक्ट्रम होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसका उल्टा होता है। लाइट आपने पास कराई एटम में से, वाइट लाइट पास कराई, तो एटम उसको एब्जॉर्ब करेगा। अब क्योंकि वो इमिट पूरी वाइट लाइट को नहीं करता, साथ के साथ कलर को इमिट नहीं करता, तो एब्जॉर्ब भी साथ के साथ को नहीं करेगा, कुछ को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद फिर वो जो लाइट बाकी की बची है उसको आप स्टडी करोगे, उसको आप वही प्रिज्म से पास करो, उसको देखो, तो उसमें कुछ कलर्स आपको गायब नजर आएंगे, क्योंकि कुछ कलर्स एटम ने एब्जॉर्ब कर लिए। तो बैकग्राउंड ब्राइट होगा और जो कलर्स एटम ने एब्जॉर्ब कर लिए वो डार्क होंगे। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें बैकग्राउंड आपका ब्राइट हो और लाइंस डार्क हो, बीच में गैप हो, तो वो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। और ये देखा जाता है कि इमिट करते वक्त एक एटम है, कांस्टेंट आपका एटम है, कांस्टेंट आपका एलिमेंट है, इमिट करते वक्त जो कलर्स वो निकाल रहा था, एब्जॉर्ब करते हुए वही कलर्स को एब्जॉर्ब करता है। यानी किसी एलिमेंट का जब आप इमेजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होगे, तो जो लाइंस ब्राइट हुई थी उसी एलिमेंट में जब आप एब्जॉर्ब करवा रहे होगे, उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होगे, तो वही लाइंस डार्क होंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के लिए जिस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो डी एक्साइट होने के लिए उसी लाइट को इमिट करेगा ना। तो एब्जॉर्ब करते हुए जो कलर गायब होते हैं, इमिट करते हुए वही कलर आपको दिखते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कुछ पोर्शन उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी बैकग्राउंड ब्राइट ही था, कुछ कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिए, वो डार्क हो जाएंगे। इमेजन में वो लाइट को इमिट कर रहा है, लाइट उससे पहले नहीं थी, उसने इमिट किया, तो बैकग्राउंड पे ये अंधेरा ही होगा। जो लाइट उसने इमिट की, जो कलर उसने इमिट किए, वो आपके ब्राइट हो जाएंगे। जो कलर्स वो एब्जॉर्ब करता है वही कलर्स वो इमिट करता है। तो किसी भी एलिमेंट के इमेजन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस आपको ब्राइट नजर आती हैं, उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वही लाइंस आपको डार्क नजर आती हैं। ठीक है, तो ये आपका बेटा स्पेक्ट्रम का टॉपिक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वो चीज़ भी एमसीक्यूज वगैरह में आ सकती है, वो ये कि अगर मैं आपसे एक स्पेक्ट्रम टेबल बनाऊं, सही है, ये एक अदद मैंने स्पेक्ट्रम टेबल बनाए, इसको 7 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 7 हिस्से कह रहा हूँ, सॉरी,
3 हिस्सों में उसको डिवाइड करते हैं। एक आपका विबग्योर, ये आपका विजिबल रीजन होता है, ये वो रीजन है जो हमें आंखों से देख सकते हैं जिन कलर्स को। इसके पहले वाले कलर नज़र नहीं आते, ना इसके बाद वाले कलर नज़र आते हैं। इसके पहले वाले को कहते हैं इंफ्रारेड, रेड से पहले है तो इंफ्रारेड, इंफ्रा का मतलब तो पहले, रेड से पहले तो इंफ्रारेड। और वॉयलेट के जो बाद होते हैं उसको कहते हैं अल्ट्रा वॉयलेट, अल्ट्रा मतलब बाद। मोबाइल आता है कोई, उसके बाद उसका अल्ट्रा वर्जन आता है, अल्ट्रा का मतलब बाद। तो वॉयलेट के बाद अल्ट्रा वॉयलेट और रेड से पहले इंफ्रारेड। हमें जो नज़र आता है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा ये वाला रीजन नज़र आता है, ये रीजन हम देख सकते हैं, ये रीजन हमारा विजिबल रीजन कहलाता है। सही है। अब जो रीजन हम देख सकते हैं, जो हमारा विजिबल रीजन है, उसकी वेवलेंथ हमें पता होनी चाहिए। तो विजिबल रीजन जो होता है हमारा, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है, वॉयलेट की होती है 400 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉम, और रेड की होती है 700 नैनोमीटर, या फिर अगर इसको एंगस्ट्रॉम में बोलूँ तो 7000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, कुछ बुक्स में इसको 750 नैनोमीटर या 7500 एंगस्ट्रॉम भी लिखा गया है। मतलब कहने का मकसद ये 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम ऑप्शन में हो या 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम ऑप्शन में हो, इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा उस पर आपने टिक करना है। कुछ बुक्स में 7000 रखा गया है, मतलब क्योंकि ये चीज़ केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। केमिस्ट्री में डिफरेंट बुक्स हैं, फिजिक्स में डिफरेंट बुक्स हैं। वो कहीं पे 7000 एंगस्ट्रॉम, कहीं पे 7500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आप जो है वो क्या करोगे, मतलब जो भी ऑप्शन हो, एक ऑप्शन होगा, दोनों में से दोनों नहीं होंगे, उस पर टिक करोगे। ठीक है, तो आपका विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ है वो बेटा याद रखना 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर होती है। अब ये चीज़ देख के आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, वो क्या, इधर नीचे लिख रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जाते हुए वेवलेंथ क्या हो रही है, इसकी 700, इसकी 400 है, तो वेवलेंथ आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज होती है। सही है। यानी मैं आपसे पूछूं ओवरऑल पूरे टेबल में सबसे कम वेवलेंथ तो आप बोलोगे इंफ्रारेड की, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ तो आप बोलोगे अल्ट्रा वायलेट की, सॉरी उल्टा बता दी मैंने, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इंफ्रारेड की और सबसे कम वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट की। विजिबल रीजन में सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की। आगे जाते हुए वेवलेंथ कम हो रही है, देख के पता चल रहा है, इसकी 700, उसकी 400, मतलब आगे जाते हुए वेवलेंथ कम हो रही है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इंफ्रारेड की, सबसे कम अल्ट्रा वायलेट की। विजिबल में सबसे ज़्यादा रेड की, सबसे कम वायलेट की। अब वेवलेंथ के साथ बेटा फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन होता है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो बार बार, वही मैं लिखता हूँ बार बार। V बराबर है एफ लेमडा के, या V की जगह C, F की जगह न्यू लेमडा। तो न्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C/लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ से इनवर्स रिलेशन है। वेवलेंथ अगर कम हो रही है आगे जाते हुए तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी आपकी बेटा इंक्रीज करेगी। सही है, क्योंकि वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी से इनवर्स रिलेशन है और एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ा है। तो आगे जाते हुए लाइट की वेवलेंथ कम हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बढ़ेगी। मैं कहूँ सबसे कम फ्रीक्वेंसी किस लाइट की है, तो इंफ्रारेड की है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो अल्ट्रा वायलेट की है, या एनर्जी। विजिबल में सबसे कम फ्रीक्वेंसी और एनर्जी किसकी है, रेड की। सबसे ज़्यादा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो वायलेट की। ठीक है बेटा, तो ये स्पेक्ट्रम टेबल भी मैंने आपको बना दिया और इसमें से भी बातें मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
इमेजन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा, लाइन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा। लाइन स्पेक्ट्रम किसकी? एलिमेंट की, एटम की खासियत होती है। अब उसमें इमेजन हमने पढ़ा कि भाई किसी भी एटम को आप एक्साइट करोगे तो उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, हीट वीट करोगे, वोल्टेज दोगे तो उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, हायर स्टेट पे जाएंगे, हायर से वापस लोअर में आएंगे तो वो एनर्जी निकालेंगे। इमेजन लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा ये। अब अगर वो एटम कोई और नहीं बल्कि हाइड्रोजन था, क्योंकि मैंने कहा बोहर का मॉडल हाइड्रोजन पे लगता है, तो हमें पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बोहर के बीच इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का एटम था, उसको हमने एक्साइट किया, उसमें से लाइट निकली, सही है। उस लाइट को एक स्लिट में से पास करा ताकि सिंगल उसमें जो है वो चली जाए, ठीक है। स्क्रीन पे उसको ऑब्जर्व किया, प्रिज्म में से पास किया, प्रिज्म में से पास करने के बाद जब हमने उसको उसकी स्क्रीन पे ऑब्जर्व किया तो कुछ कलर्स हमें नजर आए, यानी स्पेक्ट्रम बना। तो ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में से बन रही है। अब हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसकी 5 सीरीज होती है बेटा, मतलब 5 साइंटिस्ट है जिन्होंने उसके बारे में बताया। लाइमन सीरीज, बॉल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफेंड सीरीज। अब ये सीरीज क्या होती हैं? अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से उठ के पहले ऑर्बिट में आ रहा हो तो दैट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। इसी तरह दूसरे में आ रहा हो तो बॉल्मर सीरीज, तीसरे में आ रहा हो पास्टन सीरीज, चौथे में आ रहा हो ब्रैकेट सीरीज, पांचवें में आ रहा हो पीफेंड सीरीज। सही है। इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से उठ के पहले शेल में आए, हाइड्रोजन एटम में किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ रहा है तो वो आपका लाइमन सीरीज है। दूसरे में तो बॉल्मर, तीसरे में पास्टन, चौथे में ब्रैकेट, पांचवें में पीफेंड। अच्छा, एक चीज आपको नजर आ रही होगी, लाइमन सीरीज के आगे लिखे कहाँ लाई करती है? अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। बॉल्मर विजिबल, पास्टन, ब्रैकेट और पीफेंड इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। ये कैसे लिखा मैंने? एक चीज आपको पिछली वीडियो मैंने बताई थी कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो पहले और दूसरे शेल की एनर्जी में होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डिफरेंस कम होता रहता है। तो लाइमन में मैंने क्या कहा बेटा, इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से उठ के पहले शेल में आएगा तो पहले और दूसरे की ही एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। खैर यहाँ तो ज़रूरी नहीं दूसरे से आ रहा हो, तीसरे, चौथे, पांचवें कहीं से भी आ सकता है, लेकिन भाई पहले और दूसरे की एनर्जी में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है पहले और दूसरे शेल की एनर्जी में। तो अगर दूसरे से भी पहले में आ रहे हैं ना तो सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, और सबसे ज़्यादा एनर्जी अभी मैंने बताया टेबल में किस लाइट की होती है, अल्ट्रावायलेट की होती है। तो इसलिए लाइमन सीरीज आपकी बेटा अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। उसके बाद डिफरेंस होता है तीसरे और दूसरे की एनर्जी में। तो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा एनर्जी कब निकलेगी? जब दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन आए, चाहे वो तीसरे से ही क्यों ना आए। तो सेकंड नंबर पे जो एनर्जी सबसे ज़्यादा निकलती है वो बॉल्मर सीरीज में निकलती है, और अल्ट्रावायलेट के बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी थी? विजिबल रीजन की थी। तो बॉल्मर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती है। सबसे पहले ऑब्जर्व होने वाली सीरीज यही थी। एमसीक्यूज में आ सकता है सबसे पहले कौन सी सीरीज डिस्कवर हुई थी, ऑब्जर्व हुई थी? तो बॉल्मर। रीज़न क्या है? विजिबल रीजन में लाई करके देखना आसान था, कोई हाई इंस्ट्रूमेंट वगैरह की ज़रूरत आपको नहीं पड़ी। किसने डिस्कवर किया था? साइंटिस्ट के नाम पे रखी है, बॉल्मर ने। सही है। सबसे पहले हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसकी जो सीरीज़ है वो बॉल्मर ने डिस्कवर की थी। बॉल्मर सीरीज डिस्कवर हुई थी, यानी जिसमें दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन आता है। फिर तीसरे में, चौथे में, पांचवें में अगर आ रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी का डिफरेंस कम होता रहता है। तो इनमें एनर्जी कम निकलती है तो इंफ्रारेड में लाई कर रहे हैं। अच्छा, वो अलग अल्ट्रावायलेट में है, ये विजिबल में है, उन तीन को इंफ्रारेड में डाल दो। उन तीन को अलग अलग में क्यों डाला भाई? रीज़न ये है कि पहले दूसरे में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो वो आपकी अल्ट्रावायलेट में चलेगी। उसके बाद दूसरे तीसरे में जब आप आओगे ना तो एकदम से एनर्जी बहुत तेज़ी से झटके के साथ कम होगी। तो बॉल्मर में फिर अल्ट्रावायलेट में नहीं लाई कर सकते बॉल्मर, उनका एक अलग रीजन में उनको लाई करना पड़ेगा, विजिबल में। क्योंकि वो बनाया था ना मैंने, पहले और दूसरे की एनर्जी में कितना डिफरेंस आ रहा था? 1000 का। 1300 उसकी कुछ थी और दूसरे वाले की 300 कुछ थी। 1000 का डिफरेंस आ रहा था। दूसरे तीसरे में कितने का डिफरेंस आ रहा था? 150 का डिफरेंस आ रहा था। कितना फ़र्क आया झटके से?
सही है। उसके बाद फिर तीसरे चौथे में भी इसमें 150 था तो उसमें तकरीबन आधा था, 75 के करीब आ रहा था, तो उसका अलग रीजन हो गया इंफ्रारेड। उसके बाद कितना आया था, 30, ऐसे ही कुछ मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता वो डिफरेंस कम होता रहता है। तो ये सब पास्टिन, ब्रैकेट, पी फंड सब इंफ्रारेड में लाया करते हैं। और 5 सीरीज भी इसीलिए होती हैं कि अगर छठे शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसमें और पी फंड की एनर्जी में कोई ऐसा खास फर्क होगा ही नहीं, तो उसको भी पी फंड में ही डाल देंगे। समझ आ रही बात। पहले और दूसरे में एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो लाइमन में एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगी, अलग रीजन में चली गई। बॉलमर में दूसरे में आता है, तो तीसरे और दूसरे की एनर्जी में डिफरेंस में और पहले और दूसरे की एनर्जी के डिफरेंस में अच्छा खासा फर्क होता है, तो ये अलग रीजन में आएगा विजिबल में। उसके बाद चौथे और तीसरे में भी थोड़ा सा फर्क आता है, तो ये चला गया इंफ्रारेड में। उसके बाद पांचवें से चौथे में हो, छठे से पांचवें में हो, तकरीबन इतना को खास डिफरेंस नहीं होता, तो ये भी इंफ्रारेड में ही लाई करती है। और इसके बाद सातवें से छठे में तो वो तकरीबन उसी के बराबर ही हो जाएगा, इतना कम डिफरेंस होगा कि वो निगलेक्ट कर सकते हो आप। तो इसीलिए 5 सीरीज़ हाइड्रोजन की ऑब्जर्व हुई है, इससे ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद जितनी एनर्जी निकलती है वो तकरीबन इसी के बराबर निकलती है, तो उसको कोई अलग नाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वेव नंबर की टर्म्स में पढ़ा था, और मैंने कहा था वेव नंबर 1/λ के बराबर होता है। तो वेव नंबर भी आप इसको लिख सकते हो या 1/λ करके भी लिख सकते हो, एक ही बात है। किसके बराबर आया था, वो सारे कांस्टेंट आए थे, उसको हमने RH कहा था, जिसकी वैल्यू 1.0967 एक्सपोनेंट 7 थी, उसको हमने RH कहा था। फॉर्मूला था 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अच्छा, n1 को nf भी कह सकते हैं और n2 को ni भी कह सकते हैं, तो 1 2 की टर्म्स में भी कर सकते हो और f और i की टर्म्स में भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। nf मतलब n1 और ni मतलब n2, मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं, इनिशियल और फाइनल करके कह सकते हो ना आप। n2 हमने क्या कहा था, जिससे आ रहा है, और n1 कौन था, जिसमें आ रहा है। तो n2 मतलब इनिशियल ni और n1 मतलब फाइनल यानी nf। तो 1 2 बोलो या fi बोलो, बात एक ही है। लाइमन सीरीज में मैंने क्या कहा बेटा, पहले शेल में आता है, तो यानी n1 या nf 1 होगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 डाल दिया। सही है। और बॉलमर में दूसरे में आता है, तो nf या n1 आपका 2 हो गया। पास्टिन में तीसरे शेल में आता है, तो n1 या nf आपका 3 हो गया। ब्रैकेट में चौथे में आता है, तो n1 या nf आपका 4 हो गया, और पी फंड में पांचवें में आता है तो 5 हो गया। तो ये आपके फॉर्मूले बन गए। अब आपसे इस तरह का सवाल पूछ सकता है कि भाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो। जैसे बोले भाई लाइमन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो, सही है। लाइमन सीरीज में, चलो पहले लार्जेस्ट कर लो। लाइमन सीरीज में बोले लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो, तो लाइमन सीरीज इसका मतलब NF तो 1 होगा। NI कुछ भी हो सकता है, वो सवाल में मेंशन नहीं है क्या है, मगर कह रहा है कि लार्जेस्ट वेवलेंथ निकालो। लार्जेस्ट वेवलेंथ का फोटोन निकला है, वेवलेंथ लार्जेस्ट है तो एनर्जी क्या होगी, लोवेस्ट, क्योंकि वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी से इन्वर्स है और फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी का डायरेक्ट है। तो जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो लार्जेस्ट वेवलेंथ का फोटोन उस वक्त निकलेगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। और सबसे कम एनर्जी कब निकलेगी, जब इलेक्ट्रॉन करीब से आएगा, दूर से आएगा, करीब से आएगा। तो 1 के सबसे करीब कौन सा शेल होता है, दूसरा। तो अगर लार्जेस्ट वेवलेंथ की बात करेगा लाइमन में, तो Ni आप 2 ले लोगे, बॉलमर में Ni 3 ले लोगे, पास्टिन में Ni 4 ले लोगे, ब्रैकेट में Ni 5 और पी फंड में Ni 6 फॉर लार्जेस्ट वेवलेंथ। लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी मिनिमम होगी, एनर्जी मिनिमम हो सकती है जब उसके जस्ट ऊपर वाले शेल से आएगा। इसी तरह शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करेगा, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब बेटा एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम होगी जब सबसे दूर से इलेक्ट्रॉन आएगा, बिल्कुल आखिरी शेल से आएगा। शेल कितने होते हैं, चलते रहते हैं, इन्फिनिटी। तो Ni को इन्फिनिटी ले लोगे आप।
लाइमन में बोले शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो, ni इन्फिनिटी हो गया। बॉल्मर में बोले, पास्टन में बोले, ब्रैकेट में बोले, पी फंड बोले, किसी में भी बोले शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो तो ni इन्फिनिटी हो जाएगा। और लार्जेस्ट वेवलेंथ बोले लाइमन के लिए ni2, बॉल्मर में 3, पास्टन में 4, ब्रैकेट में 5, पी फंड में 6, यानी जस्ट उसके ऊपर वाला लोगे लार्जेस्ट के लिए। और शॉर्टेस्ट के लिए आप जो है वो इन्फिनिटी ले लोगे। ठीक है, तो ये हमने स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला जो पोर्शन था उसको हमने डिस्कस किया। तो फिलहाल बेटा इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।